नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इस वक्त मैं कश्मीर के अनंतनाग में हूं। जी हां, अनंतनाग आप जानते हैं जिला है और काफी चर्चित जिला है और यहीं पर पहलगाम भी है। यहां से थोड़ा आगे आप जाएंगे तो पहलगाम है और उसी पहलगाम में बैसारन घाटी भी है। बैसारन घाटी लगातार चर्चा में 22 तारीख के बाद से बनी हुई है और वहां भी और ग्राउंड रिपोर्ट की बात हमने की थी कि कश्मीर आकर और यहां जो हालात उत्पन्न हुए हैं उसका जायजा हम लेंगे और आप तक पूरी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज सुबह से मैं खुद, हमारी टीम लगातार इसी एरिया में, इसी इलाके में घूम रही है, लोगों से बात कर रही है, अलग अलग जगहों से रिपोर्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं हम और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देश दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो हम आप तक पहुंचाते ही रहते हैं और उसी सिलसिले में आज आपको पहलगाम और पहलगाम में भी जो बैसारन घाटी है वहां जो 22 तारीख को घटना घटी जिसमें 26 लोगों की जान जाने की सूचना बाद में दी गई सरकार की तरफ से। हालांकि अभी तक 28 लोगों की जान जा चुकी है, ये बताया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन भी जारी है और बैसारन घाटी को चारों तरफ से घेर लिया गया है। एनआईए की टीम जांच कर रही है। वहां पर जो कल तक लोग चले जा रहे थे, पत्रकार चले जा रहे थे, लेकिन अब वहां चप्पे चप्पे पर फोर्सेज हैं वहां पे और आप नहीं जा सकते, वहां जाना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उसमें वो जो घटना घटी थी, उस घटना के बाद कश्मीर के लोग क्या कहते हैं, यहाँ की आवाम उस घटना के बारे में क्या कहती है और साथ साथ यहाँ के जो टूर ऑपरेटर हैं वो क्या कहते हैं। बहुत कुछ है दोस्तों, बहुत कुछ आपके लिए इस पिटारे में हम लेकर आए हैं और एक एक कर इस पिटारे को खोलना चाहता हूं। हमारे साथ कुछ साथी भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ साथी, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। आज जब हम लोग यहाँ आए तो हम लोगों ने अलग अलग लोगों से बातचीत की और सबसे पहले हमारी सहयोगी आंचल ने टूरिस्ट जो यहाँ आए हैं उनसे बात की और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको बताऊं कि जिन टूरिस्टों से हमारी बातचीत हुई, जिन पर्यटकों से बातचीत हुई और बिल्कुल उसी जगह पे जहां से बिल्कुल पास में ये घटना घटी थी और वो 23 तारीख को आए हैं, 23rd को। आप जानिए 22 तारीख को घटना घटती है और 23 तारीख को बड़ी हिम्मत के साथ, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे दिल्ली के रहने वाले हों, वो आ जाते हैं और यहाँ पर यहाँ के जिसको जन्नत कहा जाता है उसका लुत्फ उठाते हैं, कश्मीर का लुत्फ उठाते हैं। यानी कश्मीर में सब कुछ सामान्य है, ये आपको मैं बता सकता हूं, बहुत दावे के साथ बता सकता हूं। लेकिन कश्मीर के बाहर सब कुछ सामान्य नहीं है। रेस्ट ऑफ द इंडिया बहुत कुछ बदला हुआ दिखाई देता है हमको, आपको, और रेस्ट ऑफ इंडिया में कश्मीर छोड़कर यह भी दिखाई देता है कि यहां पर हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव है। लेकिन आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है ये भी आपके सामने साबित करूंगा मैं। लेकिन उससे पहले जरा ये दिखाना चाहता हूं कि आज जब हमारी सहयोगी आंचल ने बात की कुछ टूरिस्टों से, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जरा उसकी एक छोटी सी बानगी आपको दिखाता हूं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे तमाम साथी जैसे रोज न्यूज पॉइंट में रहते हैं वो भी रहेंगे और इस वक्त जब ये मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, दूर पहाड़ी, बहुत ज्यादा दूर नहीं है लेकिन पहाड़ी है और ये जो पहाड़ है पहलगाम की पहाड़ है। जरा मैं कहूंगा हमारे साथी अगर दिखा पाए, फारूक अगर दिखा पाए, जरा दिखाइए कि ये पहाड़ जो बहुत ही गोल्डन दिखाई दे रहा है, शायद कैमरे में हम दिखा पाए ना दिखा पाए, लेकिन ये देखिए ये पहाड़ी बिल्कुल ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन पहाड़ों की जो दूरी होती है वो ज्यादा दूर नहीं कह के बहुत दूर हो जाती है। 4 किलोमीटर 40 किलोमीटर के बराबर भी हो जाता है। ये देखिए पहाड़ी है और यही पहलगाम की पहाड़ियां हैं, हिमालय है, आप जानते हैं। और यहीं पर ये घटना भी घटी, बैसारन घाटी की घटना यहीं पहाड़ियों के बीच में। बहुत ही खूबसूरत मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है और इस खूबसूरत वादियों में उन आतंकियों ने एक के बाद एक अगर 26 लोगों को भून डाला तो ये बहुत दुखद है। लेकिन उसके बाद क्या जनजीवन यहाँ का थम गया, ठप हो गया? बिल्कुल नहीं। टूरिस्ट आए और टूरिस्टों ने हमसे बात की, आंचल से बात की। जरा सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के आए हुए टूरिस्ट जो बाहर से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, कर्नाटक से आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? गुजरात से आ रहे हैं, गुजरात से भी आए हुए हैं। स्पेशली मेंशन कर रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो गुजरात के ही हैं, उनके राज्य से भी टूरिस्ट आ रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। दरअसल ये घटना जो है, पहलगाम में जो घटना हुई, आतंकवादी घटना, वो 22 तारीख को हुई और चूंकि हम लोगों का पहले से प्लान था और 22 को ये घटना हो गई तो एक पल के लिए तो हमें ये ख्याल आया कि हम जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि दरअसल मेरी पूरी फैमिली
पूरी ही फैमिली जितने लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ लोग आए हुए। तो एक डर तो था कि जाएं कि नहीं जाएं, लेकिन हम सब ने मिलकर ये डिसाइड किया। हमको ये लगा कि ये जो घटना है, ये घटना कश्मीर को बदनाम करने के लिए, कश्मीर के टूरिज्म को कमजोर करने के लिए ये इस तरह की कोई चीज है। तो हमें लगे कि कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर के हैं, तो हम वहां क्यों नहीं जाएं। हमको ये भाईचारा, ये ब्रदरहुड मजबूत करना चाहिए और मुझे इसलिए लगा कि मुझे बिल्कुल वहां जाना ही चाहिए। और जब मेरे पास कॉल आया, एक्चुअली मैं अपनी पैकिंग कर रही थी, मुझे घटना के बारे में पता भी नहीं था। तो मैं डॉक्टर हूँ और मेरी एक दूसरी डॉक्टर कलीग का फोन आया कि अरे मैडम आप जा रही हो वहां, आपने छुट्टी ली है, आप वहां मत जाइए प्लीज, क्योंकि मैम वहां पे इतनी बड़ी घटना हुई है। और उसकी जो एक लाइन थी, हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि वो उसने गलत बोला, उसको जो न्यूज चैनल ने बताया उसने मुझे वही बोला। और उसकी लाइन ये थी कि मैडम वहां पे ना धर्म पूछ पूछ के मारा जा रहा है। तो चूंकि मैं इन सब में विश्वास ही नहीं करती, मुझे नहीं लगता कि ये कभी हो सकता है कि कोई किसी को धर्म पूछ के मारे। ये इस तरह की घटनाएं यहाँ कश्मीर में बदनाम करने के लिए की जाती हैं। ये घटनाएं कहीं और भी होती हैं, भारत के दूसरे हिस्सों में भी होती हैं, लेकिन आतंकवादी घटना इस तरह की नहीं होती। तो मुझे ही लगा कि हमको वहां जाना चाहिए और खुद देखना चाहिए, और अगर सब कुछ ठीक है तो लोगों को संदेश भी देना चाहिए कि आप दूसरे लोगों की बातों में ना आए। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि घटना के अगले दिन से 23 तारीख से मैं यहाँ कश्मीर में मौजूद हूँ और मुझे यहाँ इतना अच्छा लग रहा है ना, मुझे यहाँ कहीं नहीं लगा। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, मेरी जितने लोगों से बात हुई, जितनी कश्मीरियों से बात हुई, सारे लोग इतने दुखी हैं इस घटना के बाद से। तो क्योंकि कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि सारे लोग यहाँ आए, है ना। और ये कश्मीर की मोहब्बत है जो मैं मतलब इतने वो हूँ, इमोशनल हूँ इस वक्त कि मतलब मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके यहाँ आए। कश्मीर में बस इतना है कि चूंकि मैं तो पहली बार आई हूँ कश्मीर, तो मैं ये नहीं कह सकती कि तुलना में, कंपैरिजन में कितना टूरिज्म कम हो गया है, लेकिन काफी टूरिस्ट यहाँ मौजूद हैं और कहीं भी किसी भी तो सुन रहे थे आप, यहाँ पर सीधा सीधा आप देख रहे थे कि एक पर्यटकों का दल आया हुआ, डॉक्टर हैं ये, और पूरा परिवार घूमने आया और कश्मीर में घूम रहा है, आराम से ये घूम रहे हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं है। 23 तारीख के आए हुए, लेकिन जब जाति धर्म की बात आती है तो ये परेशान जरूर होती हैं। और ये बता रही थी, इनकी वानगी को सुनकर आप समझ सकते हैं कि आखिर कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है। तो जायजा यहाँ लेने की कोशिश हमने की कि आखिर कश्मीर 22 तारीख के बाद, हमले के बाद आखिर कितना बदला है, क्या कुछ बदला है यहाँ पर, क्या यहाँ कैसे हैं यहाँ के हालात। और इसके बाद दोस्तों हमने मुलाकात की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी से। इम्पोर्टेंट आदमी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नजाकत अली आज की तारीख में काफी महत्वपूर्ण चेहरा अब बन चुके हैं। नजाकत अली वही हैं जिनके साथ एक छत्तीसगढ़ की भाजपा की एक नेत्री हैं, उनका पूरा परिवार आया था, पूरा भाजपा का परिवार है वो आया था, और नजाकत अली उनके टूर गाइड थे और उन्होंने 11 लोगों की जान बचाई। और सबसे बड़ी बात कि ये एक खेप, एक टोली बचाकर फिर दूसरी बार फिर गए ऊपर तक और बचाकर ले आए लोगों को। इतनी हिम्मत, आज बहुत खोज कर उनके घर हम लोग पहुंचे और काफी मशक्कत करने के बाद पहुंचे। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है, उनसे भी बातें करके और किसी तरह हम लोग पहुंच गए फाइनली और उनसे बात की। थोड़ी सी वानगी उसकी दिखाना चाहता हूं, उस बातचीत की, उसके बाद इस पूरे वीडियो को आप बाद में देखेंगे, लेकिन उनसे जरूर मिलवाता हूं आपको। न्यूज पॉइंट में जुड़े हुए हमारे साथियों, आप सबका का इस्तेकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और जरा सुनिए, नजाकत अली टाइप के लोग होना चाहिए इस देश में जो हिंदू मुस्लिम या धर्म संप्रदाय की बात न सोचकर सीधा ये सोचता है कि इंसानियत भी जिंदा है और इसको जिंदा रखना चाहिए। सुनिए जरा क्या कुछ बता रहे हैं डीवी लाइव से चर्चा में नजाकत अली। बजे की घटना है, थोड़ा मैं नहीं चाहता हूं कि उन चीजों को, जख्मों को कुरे दूं, लेकिन मजबूरी है, समझना है आपके जरिए। क्या क्या हुआ बताइए जरा। जी, मेरा नाम नजाकत अली शाह है और मैं एक टूरिस्ट गाइड बन के उनके साथ गया था और मेरे गेस्ट आए थे, वहाँ से 11 लोग थे छत्तीसगढ़ चिरमिरी से, जिनको मैं लेके पहलगाम पहुंचा था 21 तारीख की शाम को। रात को हम होटल एक्सीलेंट में रुके थे और 22 तारीख को 10 बजे हम पहलगाम से निकले और 12 बजे करीब 12:30 हम वहां पे पहुंचे और
पहुंचे जब वहाँ पे टिकट्स ली, वहाँ पे आदिल हुसैन शाह जो शहीद हो गए वो भी मिले। उन्होंने मुझे बोला भैया आप चाय पियो। मैंने बोला पहले मेरे गेस्ट हैं, इनको मैं घुमा लेता हूँ। तो फिर मैं अंदर उनको लेके गया। अंदर में जिप लाइन है, एक्टिविटीज़ हैं, मतलब गेम्स हैं हमारे पास। टूरिस्ट लोग जब वहाँ पे पहुंचे बहुत खुश हुए। वहाँ बैसरन में जी बैसरन में पहुंच के बहुत खुश हुए, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड का लक़ब दिया जाता है। तो बहुत अच्छी जगह थी, पीसफुल जगह थी। और अचानक मैं उनके बच्चे के साथ खेल रहा था, 1-2 फायर हुए पहले। जब 1-2 फायर हुए जो मेरे वहां से ये फील हुआ कि फायर हो रहा है या कुछ और हो रहा है? जी मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा। जब उन्होंने मुझसे पूछा ये क्या हुआ, मैंने बोला ये शायद बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। और मतलब 1-2 ही मिनट बीच में से गए होंगे तो फायरिंग मतलब ऐसे हो गया कि जैसे बहुत फायरिंग। हमको यही समझ आ रहा था क्योंकि वो जंगल के बीच में एक पिकनिक स्पॉट है और हमको यही लग रहा था कि चारों साइड से फायरिंग हो रही है। और मतलब वहाँ पे एकदम दहशत का माहौल हो गया, चीख पुकार आने लगी और हमारे कस्टमर खुद रोने लगे, डरे हुए थे। तो मैंने उनके बच्चों को उठाया, मैं ज़मीन पे लेट गया और उनको भी मैंने ज़मीन पे लेटने के लिए कहा। जब वो फायरिंग धीरे धीरे आगे बढ़ी और मैंने देखा मतलब वहाँ पे अपनी जान के साथ खेल के उन गोलियों में से मैंने देखा कि मैं इनको कैसे बचाऊं। ये मेरे मेहमान हैं। आपके चारों तरफ गोलियां चल रही थी, कितने लोग रहे होंगे? मतलब उस टाइम मतलब यही लग रहा था कि चारों साइड से आवाज आ रही है, गोलियां चारों साइड से आ रही हैं। मैं जिप लाइन के पीछे था और मैंने देखा कि मतलब उस टाइम मैंने यही मतलब समझा कि मैं कैसे इनको बचाऊं, जो मेरे साथ गेस्ट हैं इनको कैसे बचाऊं। फिर जब वो गोलियां की आवाज आगे पहुंची तो मैंने उनके बच्चे को उठाया, एक को गोद में लिया, एक को पीठ में, और उनको पकड़ा। जो लकी भैया थे मेरे, उनको हाथ से पकड़ा और मैं वहां से लेके भागा। और बाकी लोगों को भी वहां से जो नेट से निकाला और मतलब भागते भागते मैं पहलगाम पहुंच गया, जो 7 किलोमीटर डिस्टेंस है जिसकी ऊपर से नीचे, जिसमें मेरा जूता भी वहीं रह गया। बिल्कुल कीचड़ वाला रास्ता था। 2 दिन पहले बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। और जब मैं एनोवा में लाके उनको बिठाया, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे 2 मेहमान पीछे रह गए थे। और जो मतलब ये पूर्वा बाबी हैं वो पीछे रह गई थी, जो बीजेपी नेता हैं। और मतलब जो अग्रवाल जी हैं उनकी वाइफ भी पीछे रह गई थी, वो भी बीजेपी के नेता हैं। तो दोनों पीछे रह गए थे। तो फिर मतलब मैं दोबारा गया, वो लोग रोने लगे। मैंने बोला आप रो मत, मैं जाऊंगा, मैं लाऊंगा उनको ढूंढ के। और फिर जब मैं आधे रास्ते तक ये पता चल गया था कि यहाँ पे फायरिंग हो रही है और आतंकी आ चुके हैं। जी तब तक जब वहां से लोग बहुत सारे हमारे साथ भी भागे और कोई आगे भी भागे थे, कोई पीछे भी भागे। जब मैं वापस गया तो मतलब वहां पे फौज भी आ गई थी, मतलब वहां पे फौज भी लग गई थी पूरी, मतलब STF SOG ये वो सब वहां पे मतलब सीज हो गया था। तो फिर वो लोग आ रहे थे वहां से, तो मैंने उनको भी लाया और गाड़ी में बिठाया। जब हम होटल पहुंचे, अपने होटल एक्सीलेंट जहाँ पे रूम लिया था, और वो रोने लगे, बोला हम बिल्कुल एक। तो सुन रहे थे दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो इंटरव्यू है ये आप बाद में देखेंगे। वीडियो आपको हम पहुंचा देंगे, अपलोड करेंगे, आप देखेंगे बाद में। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि नजाकत अली जैसे लोग इस देश को चाहिए, जो जान पर खेलकर, जान हथेली पर लेकर लोगों को बचाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज कि भाजपा के परिवार, भाजपा नेता के परिवार को बचाया। ये यहां मेंशन कर रहा हूं क्योंकि भाजपा के नेता उसके बाद जहर उगलने लगे। कई नेताओं की बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, इसको जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई लोगों ने किया। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्या हालात हैं आखिर कश्मीर के, ये समझना जरूरी है। इसलिए हम यहाँ पे हैं और कश्मीर के हालात बहुत सामान्य हैं, ये कह सकता हूं। अनंतनाग में हैं और जहां पर हम लोग हैं, हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। पीछे आप देख रहे हैं ढाबा है, अभी ठीक हमारे सामने अब पहाड़ है। वो पहाड़ों को जो दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, अब उधर है। और थोड़ा सा बैठ गए हम लोग, कुर्सी है, बैठकर थोड़ा बात करने का मजा ही कुछ और है, नहीं तो खड़े खड़े पैर में दर्द होने लगता है, इसलिए बैठ भी गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मुख्यमंत्री ने भाषण दिया है, यहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने, इसलिए क्योंकि आज 28 तारीख है और स्पेशल सेशन बुलाया गया था एक दिन का इस स्पेशल इवेंट के लिए। इसलिए क्योंकि ये इवेंट ना कहें बहुत ही दुखद घटना, और इस पर सर्वदलीय बैठक, वो भी अगर विधानसभा में हो तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो उमर अब्दुल्ला ने आज जो भाषण दिया है, उनका भाषण काफी चर्चा में है, काफी वायरल हो रहा है। उस भाषण के एक छोटे से अंश को भी सुन लेते हैं, हिस्से को सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी भी जुड़े हुए हैं और प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं ही। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और बहुत सारे साथी हमारे कैमरे के पीछे भी हैं।
उनसे भी परिचय करवा दूंगा आपका। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ कश्मीर में जो बातें हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं अगले घंटे डेढ़ घंटे में, उन बातों को गौर से आप सुनिए तो आप समझेंगे कि देश की सियासत ने कैसे कश्मीर को तबाह करने की कोशिश की और कश्मीर अपने पैर पर फिर से खड़ा हो गया है, खड़ा हो रहा है। पहले सुनिए उमर अब्दुल्ला को। जब हमने 26 लोगों को वहां पे श्रद्धांजलि पेश की, मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ के वजीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे, तो सुन रहे थे आप यहाँ उमर अब्दुल्ला को, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, और किस मुंह से इन लोगों को जो बात कह रहे हैं बहुत दिल से, दुखद पहलू और यहाँ पर दिल से अपनी बात रख रहे थे। और उमर अब्दुल्ला वो भी चाहते हैं, क्योंकि इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, चाहते हैं कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में खासकर यहाँ की जनता जो है वो सुखी रहे और व्यवसाय पर हमला ना हो। लेकिन उनके व्यवसाय पर हमला हुआ है अगर एक दूसरे ढंग से देखा जाए तो आपने देख लिया कि हमने नजाकत अली को भी आपको दिखाया। यहाँ के टूरिस्टों में से बहुतों से हमने बात की है, उसमें से सिर्फ एक बानगी आप तक रखा हमने और रखने की कोशिश की, और उमर अब्दुल्ला को आपने जम्मू में आज विशेष सत्र में सुन लिया। तो ये सब कुछ बताता है कि कश्मीर कहीं ना कहीं एक दूसरी दिशा में, यानी जैसे पहले था उस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत ही खुशनुमा मौसम है, ठंड है हल्की हल्की, हम लोग अभी खुले आसमान में बैठे हुए हैं। पीछे ढाबों, अगर मेन रोड से आप चलें तो ढाबे दिखाई देते हैं, वैसी ढाबा है, लेकिन बहुत अच्छा। अनंतनाग काफी चर्चा में रहा है, कई बार दहशत गर्दियों के कारण यानी आतंक के कारण भी रहा है, और ये वही इलाका है जहां पहलगाम आता है। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रशांत जी, आपका एक बार फिर स्वागत है, और हमारे तमाम साथियों को स्क्रीन पर ले आइए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए। वरिष्ठ साथी, उन सबको भी देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ला जी, मैं पहले इस कार्यक्रम के पहले कह रहा था कि वो कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं शायद कहीं, तो कैंडल लाइट में दिखाई दे रहे हैं। सुनील शुक्ला जी, आपका स्वागत है। स्वागत करता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपका भी, और स्वागत है डॉक्टर राकेश पाठक जी आपका, और हमारे साथी अमरेंदु उपाध्याय जी आपका। और स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। कश्मीर के हालात कैसे हैं? 24 तारीख, 25 तारीख, 26, 27 और आज 28, लेकिन उससे पहले 22 तारीख बहुत ही दुखद घटना। इसके बाद से हालात का जायजा लेने हमारी टीम यहाँ पहुंची हुई है। पहले से एक टीम तो है ही, आप जानते हैं कश्मीर में डीबी लाइव जम्मू कश्मीर भी है, लेकिन सबसे पहले आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास ही। प्रशांत जी, क्या कुछ देख रहे हैं आप? एक तत्काल छोटा सा कमेंट चाहूं आपसे। कश्मीर क्या बदल गया है 22 के बाद, या कश्मीर वही है जो आप दिसंबर में देख के गए थे? जी देखिए राजीव जी, कश्मीर का जहां तक बात है, जो सेंटीमेंट उमर अब्दुल्ला का असेंबली में है, वही सेंटीमेंट सड़कों पर, ढाबों पर, टैक्सी वालों का, घोड़े वालों का वही सेंटीमेंट है। सबको पछतावा है, सब
बुरा भला कह रहे हैं आतंकवादियों को, बहुत अफसोस कर रहे हैं कि इतने लोगों की जान गई। सबसे बड़ी तब्दीली देखिए, मैं 90 के दशक से यहाँ आता रहा हूँ, सबसे बड़ी तब्दीली जो देखने को मिल रही है, और आप भी पिछले कई बार यहाँ पे हम लोग साथ में रहे, इस बार कश्मीर का आवाम आतंकवाद से लड़ रहा है। सेंटीमेंट जो है, पॉपुलर सेंटीमेंट आतंकवाद के खिलाफ है। ऐसा नहीं कि पहले कोई समर्थन था, लेकिन पहले लोग डरते थे, अब वो खौफ खत्म हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कश्मीर में मुझे दिखाई दे रही है। टूरिज्म इस घटना के तुरंत बाद काफी कम हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों के अंदर जज्बा है, लोग अब आ रहे हैं। हम कितने लोगों से मिले जो कर्नाटक के थे या उत्तर प्रदेश के या मध्य प्रदेश के, वो लोग इस घटना के बाद आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर भारत में ये सेंटीमेंट आ रहा है कि कश्मीर के टूरिज्म को जिंदा रखना है, कश्मीर का टूरिज्म कश्मीर की इकोनॉमी को कितना कंट्रीब्यूट करता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। बिल्कुल, कश्मीर का टूरिज्म, और टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमी उससे रिलेट करती है, इसलिए भी। लेकिन 22 के बाद जो देश में बताने की कोशिश की गई, भारत और पाकिस्तान को भी आमने सामने खड़ा कर दिया गया, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके टेक्निकल पहलू पे अभी नहीं जाएंगे हम। टेक्निकली क्या सही है क्या गलत है, ये इसको थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या कश्मीर में जो हो रहा है, वो जो हुआ वो ठीक हुआ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात। हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए हैं, जरा आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। कैसे देखते हैं आप डॉक्टर साहब? हम तो यहाँ ग्राउंड जीरो पे हैं और आपसे समझना चाहता हूं, लगातार घटनाक्रम को आप देख रहे हैं, आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कश्मीर के कारण देश के हालात बिगड़ गए हैं? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप दोनों लोगों को बहुत सैल्यूट करने का मन है कि आप लोग इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, और इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। दंगाई मीडिया एक तरफा नफरत फैलाने का काम कर रहा है, लेकिन डीवी लाइव देश के सामने कश्मीर की असली तस्वीर लेकर आया। हमारे मध्य प्रदेश की बहन डॉक्टर पिंकी सरैया से भी बातचीत हम लोग सुन रहे थे, उनके जज्बे को भी सलाम है। देखिए, पूरे देश के हालात अभी तो नहीं बिगड़े, लेकिन अगर एक आतंकवादी घटना को धर्म और मजहब के नाम पर इस तरह मोड़ने की कोशिशें चलती रही, तो निश्चित तौर पर समाज की, देश की रगों में ये नफरत का जहर और गहरा होता जाएगा और फैलता जाएगा। आज की एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई, वो है कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कश्मीर की विधानसभा के विशेष सत्र में दिया गया भाषण। देखिए, वो कितना जिम्मेदारी भरा भाषण है। उसमें जज्बा है, उसमें भावुकता है, उसमें जिम्मेदारी का भाव है, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। वे कबूल कर रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, इसके बावजूद मेजबान होने के नाते वे माफी भी मांग रहे हैं अपने मेहमानों से। इसी की जरूरत इस वक्त थी, जो देश के प्रधानमंत्री से लेकर सत्ताधारी पार्टी से लेकर विपक्ष तक सबसे इसी बात की उम्मीद की जा रही है। लेकिन हुआ क्या है? हुआ यह कि प्रधानमंत्री अपनी सऊदी अरब यात्रा बीच में छोड़कर वापस आए। हम और आप और पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि इस मामले में वे कम से कम पीड़ितों से मिलने, हो सकता है किसी एक के घर जाएं या कश्मीर पहुंचकर वहां जाकर लोगों से बात करें, हौसला अफजाई करें, देश का मनोबल बढ़ाएं, सर्वदलीय बैठक में शामिल हों, कोई बयान दें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इसकी बजाय वे चले गए चुनाव सभा संबोधित करने बिहार। यह अंतर है एक जिम्मेदार राजनेता में और प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए गैर जिम्मेदार व्यक्ति में। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष थे, वे कश्मीर पहुंच गए और लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि सरकार के साथ है, पूरा विपक्ष साथ है। अब सवाल यह है कि आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, देश क्या चाहता है। ये सारी सोशल मीडिया की आर्मी हिंदू मुस्लिम करती रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदारी सरकार की है। तो कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं कश्मीर को सबक सिखाने की, उस पर बात होनी चाहिए थी। बजाय उसके एक बात और जोड़ दूं, चूंकि आपने कई पर्यटकों से बात की, उन लोगों ने अपना तजुर्बा बताया, नजाकत चाचा के नाम से मशहूर हो गए, ये हमारे भाई जिन्होंने एक परिवार को बचाया, उससे बातचीत सुनाई।
एक समानांतर अभियान चल रहा है राजीव जी सोशल मीडिया पर। जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के समर्थक हैं वे ये अभियान चला रहे हैं कि कश्मीर की कमर तोड़ दो, वहां कोई पर्यटन के लिए न जाए। ये ऐसा ही है जैसे जी अपने ही घर में किसी को पराया बना देने की कोशिश। इस घटना में कश्मीर और कश्मीर के लोग जिम्मेदार नहीं हैं। अगर कोई 0.01% कोई घर का भेदी है तो कानून को, सरकार को पूरा हक है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन अपने ही देश के एक हिस्से को इस तरह बेगाना बना देने की कोशिश, देश को तोड़ने की कोशिश है। इसलिए मैं तो ये अपील भी करूंगा डीवी लाइव के जरिए, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जा सके उन्हें जाना चाहिए और कश्मीर की असली तस्वीर जो आप लोग दिखा रहे हैं वो सामने आना चाहिए। विकल्पों के लिए सरकार के पास बहुत मोहलत है, सरकार के साथ पूरा देश है, विपक्ष पूरा उसके साथ है। कश्मीर पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ कर सकते हैं सब करना चाहिए, लेकिन युद्धोन्माद से फिर भी बचने की जरूरत है। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। खुद प्रधानमंत्री दुनिया भर में जाकर कहते हैं कि तो युद्ध नहीं बुद्ध की जरूरत है, और उनके समर्थक रोज युद्ध, परमाणु युद्ध की आशंका तक ले जा रहे हैं देश को। वे इतना भी नहीं समझते कि आज की दुनिया में बिल्कुल कोई दो पड़ोसी देश एक दूसरे पर परमाणु बम नहीं गिरा सकते। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आता हूं दोबारा आपके पास, लेकिन कश्मीर कितना बदला है 22 तारीख के बाद? क्या कश्मीर बदल गया है, या कश्मीर का कितना असर रेस्ट ऑफ द इंडिया यानी दूसरे प्रदेशों में, भारत के दूसरे हिस्सों में पड़ा है? क्या कश्मीर के कारण आज भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने हैं? ये तमाम सवाल हैं दोस्तों। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते करते हम कश्मीर पहुंच गए। हमारी टीम पहले से यहाँ है, आप सब जानते हैं, डीवी लाइव जम्मू कश्मीर हमारा एक दूसरा चैनल, लोकल चैनल यहाँ का, उसके जरिए और पूरी टीम, और लगातार 22 तारीख से हमारी टीम रात दिन एक कर रिपोर्ट भेजती रही और हम आप तक पहुंचाते रहे। लेकिन ग्राउंड जीरो पहुंचकर बहुत कुछ समझने की कोशिश हमने भी की है, और उसके जरिए ये समझने की कोशिश की कि क्या सचमुच हालात इतने बिगड़ गए हैं कश्मीर के। जो रिपोर्टाज जितनी हम लोगों ने आपके सामने रखे हैं, उस आधार पे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूं, जरा आपसे समझूं कि क्या लगता है आपको कश्मीर के कारण हिंदुस्तान में आज एक सामाजिक ताना बाना जो है उस पर कोई असर पड़ा है? क्या भेदभाव बढ़ गया है? क्या नफरत की दीवार ज्यादा ऊंची खड़ी हो गई है? क्या भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने जंग की हालत में आ गए हैं? क्या लगता है आपको? आप अनंतनाग पहुंचे, अच्छी बात है। दरअसल आपने जो बातें कही कि कश्मीर और देश के बीच खाई बड़ी है, नहीं बड़ी है, देश के लोगों में बंटवारा करने की कोशिशें बड़ी है, नहीं बड़ी है, लेकिन कुछ लोग बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि देश में कश्मीर के बारे में जो भ्रांतियां फैली है वो और आगे बढ़े, और कश्मीर मतलब अल्पसंख्यकों का प्रदेश, ये धारणा भी है जो दूर होनी चाहिए। लेकिन देश के लोगों ने, आम लोगों ने जो जवाब दिए हैं, एक तो वहां पहुंचकर जवाब दिए हैं, मुंबई फिल्म उद्योग के लोगों ने जवाब दिए कि हम वहां जाएंगे, जरूर जाएंगे, एक मैसेज गया है उसका। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमें उम्मीद प्रधानमंत्री से थी, वो उम्मीद हमारी पूरी नहीं हुई। हमारी यानी भारत के लोगों उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री वहां जाते। कश्मीर केवल कश्मीर की जमीन हमारी नहीं, कश्मीर के लोग हमारे हैं, और बगैर लोगों के जमीन का उतना महत्व नहीं जब तक कि लोग हमारे ना हो। तो हमारी जमीन है, हमारा लोग है, तो हमारे लोगों की चिंता हमें करनी चाहिए, हमारी जमीन की चिंता तो हमें करनी ही चाहिए। इस बात को लेकर हमारे प्रधानमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन संपूर्ण प्रतिपक्ष और आज विधानसभा में विशेष सत्र में मुख्यमंत्री ने जो बातें कही वो राहत देने वाली है। जो पर्यटक वहां गए, जिनसे आपने बात की, आपकी टीम ने बातें की, वो भी राहत देने वाली है। मुझे लगता है कि ये जख्म इतना गहरा है कि इसे ठीक होने में कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन ये जख्म नासूर नहीं है। जो लोग इस जख्म को नासूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वे इस देश के ताने बाने के लिए नासूर हैं जी। ये आतंकियों का हमला तो पूरा देश एक है, और पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है, देश एक मत है, इसमें कोई भी दो मत नहीं। राजीव
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से आना चाहता हूं एक कमेंट के लिए अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, फिर सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं कश्मीर के हालात को आज की तारीख में? देखिए राजीव जी, चूंकि ग्राउंड जीरो पे आप लोग हैं तो आप लोग वहां से जो बता रहे हैं वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ से बैठकर जो समझा जा सकता है, कश्मीर से दूर बैठकर, दिल्ली में बैठकर, तो ये समझा जा सकता है कि कश्मीर का दर्द जो है वो सबको समझा जाना चाहिए। और हम लोग राजीव जी लगातार चर्चा करते रहे हैं कश्मीर की, जब बात आती है 370 जब हटाई गई थी तब भी हम लोगों ने बातचीत की थी कि कश्मीर जो है वो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। कश्मीर जो है वो जमीन का टुकड़ा भारत के लिए है, निश्चित तौर पे उसका भी अपना एक महत्व होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो कश्मीरियत है और कश्मीर का अवाम है वो भी हमारा है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि कश्मीर हमारा है और कश्मीरी अवाम जो है वो हमारा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बात जो है राजीव जी, मुझे लगता है कि अब बाकी देश दुनिया को भी ये बात समझ में आने लगी है। और जिस तरीके से आंचल ने बातचीत की उन डॉक्टर साहिबा से, वो जो कह रही थी राजीव जी, ये बड़ी सुकून देने वाली बात है कि लोग जा रहे हैं और ये यही कहकर जा रहे हैं कि कश्मीर की जमीन ही हमारी, कश्मीर के लोग भी हमारे हैं। तो राजीव जी देखिए, हर तरीके के लोग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज में विभाजन करना चाहती है, लेकिन इस विभाजन करने की नीति के खिलाफ लोग उठकर खड़े हो रहे हैं, स्वतः स्फूर्त खड़े हो रहे हैं कि नहीं, इस नाम पर विभाजन नहीं चलेगा, विभाजन की राजनीति नहीं चलेगी। कश्मीर अगर हमारा है तो कश्मीरी भी हमारे हैं, और कश्मीर के लोग भी राजीव जी अब नारे लगा रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो मुझे लगता है कि इस एक घटना ने हमारे नागरिकों की जानें भले ली हो, लेकिन इसके जरिए एक जो राष्ट्रीय एकता है, और जो हम कहते थे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है, वो ये साबित करके भी दिखा दिया है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। और आतंकियों की किसी भी तरीके की कोई भी रणनीति जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। भारत की तरफ से उसका करारा जवाब मिलेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, हम सब की बात आप सुन रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है ये हम आपको, आप सब तक पहुंचा रहे हैं। जरा आपका विश्लेषण क्या लगता है आपको? आप वहां बैठे हुए हैं और वहां से जो कुछ देख पा रहे हैं देश में भी और दुनिया के नक्शे में भी, और तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं वो इस पर बयान दे चुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर चुके, एम्बेसडर्स को बुलाकर उनसे मीटिंग हमारी सरकार कर चुकी है। और इन सब के बीच कश्मीर के हालात, क्या आज की तारीख में ये मसला बहुत गंभीर हो चला है या सिर्फ राजनीतिक है? धन्यवाद राजीव जी। कश्मीर की घटना की गंभीरता कितनी है वह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के भाषण से आप जान सकते हैं। उमर अब्दुल्ला शब्द नहीं बोल पा रहे थे। उन्होंने बार बार कहा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उससे उनकी पीड़ा, किस किस पीड़ा से गुजर रहे हैं उसको इसका आभास होता। कश्मीर की आवाम इस घटना को कैसे देख रही है वह पूरी तरह से उमर अब्दुल्ला के भाषण में से परिलक्षित हो गया। कोई भय का वातावरण नहीं है उनमें। यह केवल ये लग रहा है कि आखिर जो हालात बदल रहे थे या जिस तरह की स्थितियां बदल रही थी उसमें यह घटना कैसी होगी। उनको इस बात की ही पीड़ा है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके पास नहीं, दायित्व उनके पास नहीं। बावजूद इसके उन्होंने भी कहा कि इस मौके पर वह पूर्ण राज्य के दर्जा की मांग नहीं करेगा। इससे बेहतर वक्तव्य और क्या हो सकता है? एक राजनेता की तरह उन्होंने भाषण दिया। आज इस मौके पर भी राजनीतिक भाषण दे सकते थे। इस घटना के लिए पूरी तरह से राज्य सरकार की जो आज की केंद्र सरकार की जो आज की नीतियां हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के, उसके बारे में बोल सकते थे। राज्य का दर्जा समाप्त कर दिए जाने और राज्य का विभाजन कर दिए जाने के मुद्दे पर भी बोल सकते थे। लोगों ने कोई बात नहीं की। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि हमको किस रूप में देखा जाएगा। हमने जो सुरक्षा का आश्वासन देश के लोगों को, अपने पर्यटकों को दिया, उस आश्वासन को पूरा करते हुए हम नहीं दिखाई पड़े। हम उनको जिस रूप में हमारा मेहमान आया था उस रूप में वापस नहीं जा पाया। ये उनके मन की पीड़ा है। इस पीड़ा से पूरा राज्य गुजर रहा है। आप किसी भी कश्मीरी से बात कीजिए, उसके मन में पीड़ा है। ये घटना कैसे हो गई, क्यों हो गई, और इसका उनके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। जहां तक राजनीतिक स्थितियों का सवाल है, निश्चित रूप से इस घटना को लेकर के पूरे देश में बेचैनी है और हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि इसका प्रतिकार हो। प्रतिकार को लेकर के किसी के मन में कोई भास नहीं है। गंभीरतम कठोर से कठोर प्रतिकार हो और ये संदेश जाए लोगों में, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, और जो कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम देने के पीछे रहे हैं उनको भी एक संदेश जाए
लेकिन साथ साथ लोग ये भी चाहते हैं कि उन कारणों की भी व्याख्या की जाए, उन कारणों को भी जाना जाए कि आखिर ये घटना हो कैसे गई, आखिर वो कौन लोग हैं कि इस घटना की गंभीरता को कम करने के लिए वो यह बात कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि धर्म पूछ करके गोली मारी। इसको इतना प्रचार क्यों नहीं किया गया, जी किस बात के लिए किया गया? लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की ये विधानसभा, जिसमें सभी पार्टी के लोग मौजूद रहे और सब मिल करके उन्होंने शोक प्रस्ताव पारित किया, आखिर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए? इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है? पूरे देश से बेचैनी है, हर लोग प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं और स्वाभाविक सी बात है कि प्रधानमंत्री का बोलना, इससे आज जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री का बोलना, उसी देश से प्रधानमंत्री का बोलना देश के नागरिकों को ढांढस बंधाता, जो एक भाव पैदा होते हैं कि हमारे बेचैनी को, लोगों के मन में पड़ रहे एक सुरक्षा के भाव को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं, ये भी लोगों के मन में सवाल है। लेकिन इन सभी सवालों से परे, बिना किसी बहस के, बिना किसी दो राय के, सब लोग चाहते हैं कि प्रतिकार, एक गंभीर प्रतिकार किया जाना चाहिए। एक ऐसा प्रतिकार किया जाना चाहिए जिसका न केवल संदेश जाए बल्कि असर भी दूरगामी हो। क्या प्रतिकार होगा, कोई सुझाव भी नहीं दे रहा। हर लोग कह रहे हैं कि सरकार इस पर निर्णय ले और पूरा देश एक साथ है। पूरा देश इस घटना में जिन लोग शहीद हुए हैं 28-29 लोग, उनके परिवारों के साथ, उनकी संवेदनाओं, अपनी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ जोड़े पूरे देश के पर। ये सबसे बड़ी बात है कि इस घटना को लेकर के देश के भीतर ये माहौल जरूर है कि कोई भी इसका राजनीतिक फायदा उठाने की स्थिति में नहीं है। किसी तरह का कोई माहौल बनाने की स्थिति में नहीं है। लोग जवाबदेही तय करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जवाबदेही तय हो कि आखिर बार इस तरह की घटनाएं क्यों बार बार हो जा रही हैं और हम क्या करेंगे। मेरा अपना मानना है कि कश्मीर के लोग इस घटना से उबरना चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि लोग जिस तरीके से निर्द्वंद होकर के एक सुरक्षा के भाव के साथ लोग कश्मीर में आ रहे थे, वैसे आए। जो लोगों ने पहल की, और इसका संकेत इस बात से भी मिलता है कि इस घटना के विरोध में पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर सड़क पे था। इस घटना के विरोध में लोग सड़कों पर निकले, राज्य के हर कोने में निकले। किसी भी राजनीतिक दल, हर राजनीतिक दल का नेता इसमें सक्रिय था। लोगों ने अपनी भावनाएं सरकार के साथ और अपने आम लोगों के साथ जोड़ करके प्रस्तुत की। तो कश्मीरियों में तो बेचैनी है, कश्मीरी अपनी स्थितियों को वापस चाहते हैं, लेकिन पूरे देश के लोग ये चाहते हैं कि एक गंभीर प्रतिकार हो, गंभीर लेकिन घटना के लिए जवाबदेही भी तय की जाए। हम इन घटनाओं से सीख लें, सीख लेने के हम प्रमाण प्रस्तुत करें कि आखिर हमने क्या सीखा। हम उन चूकों को, उन अपनी असफलताओं को कैसे दूर करें जिनके कारण से ये घटना घटित हो गई। हम लोगों को जो एक बेहतर सुरक्षा देने का जो आश्वासन दे रहे थे, उसमें कहाँ चूक हुई, और जिन लोगों के स्तर पर चूक हुई उसको भी परिभाषित किया जाए, उनके बारे में भी जानकारी दीजिए। तो लोग आप देखिए कि इस घटना के 4-5 दिन के भीतर पहलगांव जाने वाले यात्रियों की भी संख्या बढ़ती चली गई, और यह जज्बा होना चाहिए। लेकिन यह साथ ही साथ इस हर व्यक्ति के मन में ये बात है कि जवाबदेही तय हो और गंभीर प्रतिकार हो। इस घटना को लेकर राजनीति करने, राजनीतिक लाभ लेने, दलीय हितों की चिंता करने, इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। और अगर इस प्रयास में देश की जनता किसी के साथ नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं, राजनीतिक लोग ये जरूर चाहे, और राजनीतिक दलों ने कम से कम इस मुद्दे पर एकजुटता व्यक्त की है। पूरा का पूरा राजनीतिक समूह सरकार के साथ खड़ा है, उन लोगों के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो लोग इस पूरी घटना में जिन्होंने अपनी जान गंवाई। मेरा अपना मानना यह है कि अगर सरकार इस पर गंभीर प्रतिकार करती है तो उसको पूरा जन समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन किसी भी तरह के हिला हवाली वह उसका संदेश अच्छा नहीं है। वो लोग इसको अच्छे से स्वीकार नहीं करेंगे, उसके प्रति लोगों के मन में नाराजगी है। सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि वह एक पूरी व्यूहरचना के साथ, पूरी रणनीति के साथ इस पर एक गंभीर कार्रवाई करे और उन लोगों की पहचान करे जिनकी असफलताओं के कारण इस तरह की घटनाएं हो गई। जी
जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार कितना क्या कर रही है और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रुख है वो थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, इसीलिए उन पर लगातार विपक्ष भी हमलावर है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो आज फिर अपने साथियों को जब वो संबोधित कर रहे थे तो वहां भी उन्होंने 10 सवाल दाग दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि लगातार हमको ऐसे मसले को कैसे ढंग से सुलझाया जाए इस पर बात करनी चाहिए। अपने ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भी ऐसी बातें कही हैं। लेकिन यहाँ कश्मीर में ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे हैं और इसका क्या प्रतिक्रिया, इसकी कितनी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आ रही हैं, क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है इस देश में। जरा प्रशांत जी आपके पास फिर से आना चाहता हूं। ग्राउंड जीरो पे हैं, बहुत कुछ आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, क्या आपने देखा, क्या समझा, दिन भर आप और हम साथ साथ थे, क्या कुछ देखा आप? सबसे बड़ी बात तो राजीव जी, इस वक्त हम लोग लाइव हैं, रात का 7:45 बजा हुआ है, अनंतनाग में और अनंतनाग में है, और हम सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। पीछे हमारे ढाबे जरूर हैं, सामने सड़क है, और क्योंकि लाइट लगी हुई है तो हम अंधेरे में उस पार का देख भी नहीं पा रहे हैं। हम अपने कैमरा पर्सन को भी ठीक से नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो क्योंकि लाइट आंख में पड़ती है, यहाँ बैठकर हम लाइव कर रहे हैं, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। ये वही अनंतनाग है जहाँ की घटनाएं कितनी आती रही जी, तो ये बहुत बड़ा सबूत है। जितने लोगों से हम मिले वो बहुत बड़ा सबूत है। और देखिए, अभी यहाँ से कुछ ही दूरी पे हम लोग मिलकर आए, कश्मीर में अभी नजाकत साहब से मिलकर आए हम लोग। कश्मीर में टूरिज्म जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है, और टूरिज्म बढ़ रहा था। देखिए, ये इसकी मंशा समझनी चाहिए कि पिछले साल कश्मीर में 2,36,00,000 टूरिस्ट आए, 65,000 विदेशी टूरिस्ट आए। 2020 में कुल 34 लाख आए थे, तो 2,36,00,000 टूरिस्ट अगर पिछले साल आए थे 2024 में, और ये संख्या 10% से 15% से लगातार बढ़ रही है हर साल, तो जाहिर सी बात है कि कोई साजिश कर रहा है कि कश्मीर की कमर तोड़ी जाए। और कश्मीर का एक ही केवल मैं फिगर दूंगा कि मेरे पास बहुत सारा फिगर्स है कश्मीर के टूरिज्म पे, बहुत लंबा मैं वक्तव्य दे सकता हूँ, रिसर्च देख रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन कश्मीर की पर कैपिटा इनकम 1,54,703 रुपए है पिछले साल की। और योगी आदित्यनाथ जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, उसकी 93,422 रुपए है। सबसे बड़ा राज्य है वो। अब आप तुलना कर लीजिए कि जो राज्य कितने दशकों से आतंकवाद की चपेट में था, वहां की पर कैपिटा इनकम 1,54,703 रुपए है। अभी हम लोग जब नजाकत साहब के गांव में गए थे, काफी इंटीरियर गांव में गए, करीब 15 किलोमीटर राजीव जी हम अंदर गए, और आप देखिए कि गांव के मकान, गांव में सुविधाएं, गांव के लोग, वहाँ एक प्रॉस्पेरिटी, एक उन्नत राज्य का सबूत मिलते हैं गांव में। तो एक तो ये बात। दूसरी बात जो डॉक्टर राकेश पाठक ने कही और सुनील जी ने भी कही कि आगे क्या। कश्मीर के लोग साथ हैं आपके, मुख्यमंत्री का बयान आ गया, बहुत बड़ा लिबरल बयान आ गया उनका। उसके बाद अपोजिशन पूरा आपके साथ है, अनकंडीशनल, कोई उसमें राजनीति नहीं कर रहे, वो कोई सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं, और देश की जनता आपके साथ है। ऐसे में अब व्हाट नेक्स्ट, क्या होना चाहिए? क्या बिहार के इलेक्शन आपको सुधारने हैं, या ये जो घटना हुई है, और अगर ये पाकिस्तान की तरफ से हुई जिसके सबूत है पूरे, अगर आपके पास हैं तो, क्योंकि आपने पाकिस्तान के खिलाफ ही तमाम सारे डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए हैं, तो इस पर डिप्लोमेसी क्या हो रही है? अब तक तो आपके हमारे विदेश मंत्री को तमाम देशों के दौरे करने चाहिए थे, डेलीगेशंस जाने चाहिए थे यहाँ से विपक्षी नेताओं को भी शामिल कर उन डेलीगेशंस में, सबूतों के साथ राष्ट्राध्यक्षों से मिले जाकर। तब तो ग्लोबल डिप्लोमेसी आप पाकिस्तान को कॉर्नर कैसे करेंगे?
तो ग्लोबल डिप्लोमेसी बहुत ऑफेंसिव लॉन्च करनी चाहिए। जी। बिहार का इलेक्शन तो आप बहुत दूर है अभी, और ये बहुत छोटा कॉज होगा बिहार का इलेक्शन के मद्देनजर अगर इसमें कुछ किया जाता है तो। इस वक्त देश को डिप्लोमेसी ऑफेंसिव लॉन्च करने की जरूरत है। जब पोखरण हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने लॉन्च की थी, 71 की लड़ाई में इंदिरा गांधी ने लॉन्च की थी, वैसा ही एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहिए भारत सरकार को, मोदी सरकार को। विदेश मंत्री विदेश में होने चाहिए, विदेश मंत्री दिल्ली में नहीं होने चाहिए इस वक्त। जी राजू जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, विदेश मंत्री विदेश में होने चाहिए और दिल्ली में नहीं होने चाहिए, यानी कि डिप्लोमेसी जो है उस लेवल पे काम होना चाहिए। एक तरफ आप विदेश के साथ में आपके संबंध कैसे होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे पड़ोसी देश दूसरे जो हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो और श्रीलंका हो, मालदीव हो, इन देशों के साथ, चीन के साथ भी आपके संबंध कैसे हैं, ये मायने रखते हैं। और मायने ये भी रखते हैं कि आप अपने अंदर कितनी शांति व्यवस्था कायम रख सकते हैं। और इन सब के बीच अगर चाहे कश्मीर हो, एक सॉफ्ट टारगेट कश्मीर को बनाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर अगर अपने पैरों पर दौड़ रहा है, चल रहा है और उसमें कहीं ना कहीं बाधा डालने की कोशिश हो रही है, तो इसको उसी बाधा के रूप में देखा जाए, उसी हर्डल के रूप में देखा जाए, न कि इसके कारण एक तीसरी लाइन खींचने की कोशिश जिसमें नफरत की दीवार को आगे बढ़ा रहे हैं आप। और सबसे बड़ी चीज कि यहां पर हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश हुई इस घटना के बाद, पहलगाम हमले के बाद, और खूब खुलकर खेला गया जो नहीं होना चाहिए था। और अपने आप में किसी भी सोच, अगर बुद्धिमान कोई आदमी है, बुद्धिजीवी है, तो ऐसी बातों को वो ना हमको राजीव जी कोई टूरिस्ट मिला यहाँ पे, भारत के तमाम विभिन्न इलाकों से आए टूरिस्ट हमको मिले, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम जगह के। तो ना किसी टूरिस्ट के अंदर नफरत है कश्मीरियों के प्रति, और कश्मीर के आवाम के प्रति नफरत है। तो ये जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, ये किस मंसूबे को, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सब कर रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्यजनक है जानना। बिल्कुल बिल्कुल। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रशांत जी, और हम ग्राउंड जीरो पे जो देख रहे हैं वही रख रहे हैं, लेकिन ना इन सब को सुनते हुए, देखते हुए जरा आपका विश्लेषण एक बार फिर। और क्या यहां से देश की सियासत में भी बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? क्या आप यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। 2 बार उन्होंने बात की, लेकिन उन दोनों बार जो भी बात हुई है उसमें उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया है। एक बार वो बिहार जाकर भाषण देते हैं और दूसरी बार वो मन की बात में अपनी बात करते हैं। इस मसले पर कुछ नहीं। 26 लोगों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई जान जाने की, लेकिन इस मसले पर कोई बात उनका मतलब उनकी चुप्पी अपने आप में एक रहस्य बनाती है। लेकिन दूसरी तरफ राजनाथ सिंह यहां पर थोड़ा अपर साइड दिखाई देते हैं। राजनाथ सिंह के रोल पे बात करेंगे हम लोग प्रशांत जी, लेकिन थोड़ा राजनाथ सिंह के रोल पर, यानी रक्षा मंत्री के रोल पर आपसे भी समझना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी, कि क्या यहां पर एक, क्योंकि हर चीज सेंट्रलाइज हो, अभी तक हम लोगों ने देखा कुछ भी हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आते थे, इस बार रक्षा मंत्री आगे हैं, क्या कारण हो सकता है? देखिए राजीव जी, प्रधानमंत्री ने मन की बात में लीची पर जितनी बात करी, लीची कैसे उत्पादन होता है वगैरह वगैरह, उसका 1/10 हिस्सा भी उन्होंने इतनी बड़ी वारदात पर समर्पित नहीं किया। बिहार में भी चुनावी सभा में उन्होंने बिहार का नाम ले दिया, पीड़ितों के जब वे नाम ले रहे थे या जिक्र कर रहे थे कौन कहां के लोग हैं, जबकि एक भी मृतक बिहार का नहीं था। उसके बाद अब तक उनका कोई साफ साफ बयान देश के सामने नहीं आया। राजनाथ सिंह की भूमिका पर बाद में आएंगे। एक बड़ी मजेदार बात हुई है, केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस वक्त उनके मंत्रिमंडल में, लेकिन जब वे कांग्रेस में थे तब संसद में कौन से सवाल पूछते थे ऐसी आतंकवादी घटनाओं के बाद? वो वीडियो एक बार फिर वायरल हो गया। मैं चाहूंगा कि उन सवालों को दोहरा दूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के हवाले से देश पूछ सकता है। उन्होंने पूछा था आतंकवादी हमारी सीमा में कैसे घुसे, एक सिर के बदले 10 सिर लाने का क्या हुआ,
लाल आंख का क्या हुआ, मुंह तोड़ जवाब का क्या हुआ, प्रधानमंत्री गायब क्यों हैं। सिंधिया जी का एक और भाषण संसद में दिया गया जिसमें वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री के पास समय है पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने का और इसी तरह की तमाम चीजें। आज भी देश यही सवाल पूछ रहा है, प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे। अब रक्षा मंत्री को आगे कर दिया गया है। जो व्यक्ति छोटे से छोटे रेलवे स्टेशन के उद्घाटन तक का श्रेय लेता हो, जो व्यक्ति एक छोटी सी पुलिया के उद्घाटन के लिए समय निकाल लेता हो, वो इतनी बड़ी घटना के समय नेपथ्य में खुद को रखकर देश के रक्षा मंत्री को अगर आगे बढ़ा रहा है तो इसके पीछे कुछ खास वजह हो। वजह यह हो सकती है कि नरेंद्र मोदी और उनके सलाहकारों को यह समझ में आ रहा होगा कि देश अब धीरे धीरे शुरुआती 3-4 दिन के क्षोभ गुस्से के बाद, सोशल मीडिया और सत्ता समर्थकों के अभियान, हिंदू मुस्लिम अभियान के बाद, अब जब थोड़ा सा आंधी थमी है, वो जो लहरें उठ रही थी वो भी थोड़ी शांत हुई, तब लोगों के जहन में वो सवाल फिर से आ रहे हैं। एक तबके को छोड़ दीजिए राजीव जी, बाकी को पूरा देश तो समझ रहा है कि प्रधानमंत्री जवाबदेही से बच रहे। जैसे गलवान के बाद उन्होंने चीन शब्द का उच्चारण नहीं किया, वैसे ही अब तो 7 दिन होने को आ रहे हैं। पाकिस्तान शब्द का कितनी बार उच्चारण किया ये देश खुद देख रहा है। तो मुझे लग रहा है अंदर खाने बड़ी बेचैनी भी होगी, कुछ ना कुछ बड़ा करने की तैयारी भी चल रही होगी, लेकिन वो बड़ा क्या हो सकता है। आप फुल स्केल वॉर शुरू नहीं कर सकते, कर सकते हो तो कर दें, हमें किसी को ऐतराज नहीं है, पूरा देश साथ खड़ा है। बलूचिस्तान को आजाद घोषित करवा दें, पीएफओ को अपने भीतर शामिल कर लें। लोकसभा चुनाव के पहले कहा ही था योगी आदित्यनाथ ने कि मोदी को तीसरी बार पीएम बनाओ, 6 महीने में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत में विलीन हो जाएगा। उस 6 महीने का अवधि उन्होंने कहा था विलय हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। राजनाथ सिंह कह चुके थे कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग भारत में विलय के लिए तैयार बैठे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। तो इस समय ये 2-3 बड़े एक्शन भारत सरकार कर सकती है। इतना ही कर लीजिए कि पीओके को भारत में विलीन कर लीजिए, अपना नक्शा दोबारा छपवा लेते हैं हम। कोई कार्रवाई तो सरकार को करना पड़ेगी। ये जो दबाव देश का चारों तरफ से है, लेकिन उससे पहले बिल्कुल प्रशांत जी ने ठीक कहा कि विदेश मंत्री को इस वक्त दुनिया के तमाम देशों से समर्थन जुटाने जाना चाहिए था। एक तीसरा मोर्चा और भी है जिसकी तरफ लोगों का कम ध्यान जा रहा है। प्रशांत जी तो लगातार लिख और बोल भी रहे। पाकिस्तान से लड़ाई के समय चीन खामोश नहीं रहेगा। उसके विदेश मंत्री ने बात की है, चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात की है, हमसे भी बात की है, उम्मीद भी जताई है कि दोनों देश इसको परिपक्वता से संभाल लेंगे। लेकिन उसका असली पुट, उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। टर्की से चले आ रहे हैं विमान बड़े बड़े, पता नहीं क्या लेकर आए हैं, ड्रोन लेकर आए हैं। ये कई ऐसे मोर्चे हैं जिन पर एक साथ सरकार को तैयारी करना होगी, उसके बाद कोई कार्रवाई हो। और पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान को इस बार माकूल जवाब मिलना ही चाहिए। हम सब, पूरा देश सरकार के साथ। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ आपको लगता है, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? राजीव जी, जो कुछ बड़ा करेगी सरकार तो जाहिर है ये सही वक्त नहीं है बड़ा करने के लिए। 1971 की घटनाक्रम को देखिए, जब इंदिरा गांधी जी लगातार देख रही थी बांग्लादेश की शरणार्थी आ रहे थे और शेख मानिक शाह ने कहा कि सही वक्त का इंतजार कीजिए। तो हो सकता है सरकार इंतजार कर रही हो कि सही वक्त आए, लेकिन उसके पहले जो डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़ी जाती है, वो लड़ाई, वो जंग मैदान में नहीं, गोला बारूद में नहीं, हवाई जहाज से नहीं लड़ी जाती, दिमाग से लड़ी जाती है, कूटनीति से लड़ी जाती है। उस जंग की तैयारी हमारी है नहीं, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए, देश के लोगों को तैयार करना चाहिए। दूसरी बात ये लगना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है या एक पार्टी के नेता नहीं। ये बात लोगों को महसूस तो हो कि प्रधानमंत्री
विदेश यात्रा छोड़कर आते हैं और देश के लोगों को संदेश देते हैं। कोई संदेश उनका राष्ट्र के नाम इस तरह आया नहीं। मन की बात में जो बात करते हैं वही करते रहे। कोई उनका विशेष संदेश आता, कहते कि नहीं हम एकजुट हैं, हम कश्मीर के साथ हैं, हम भारतीय हैं। क्योंकि इसके पीछे देखिए, अगर वो ये कह देते कि हम कश्मीर के लोगों के साथ हैं, हम सारे भारत के लोग एक हैं, तो फिर उनकी पार्टी के लोग जो ट्रोल आर्मी वाले वो क्या करते? उन्होंने तो सबसे पहले यही किया, एक प्रदेश अध्यक्ष ने, कि उन्होंने जाति पूछी, धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। उनका मकसद कुछ और है। प्रधानमंत्री करना चाहते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि वो ये इस तरह की बातें नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन डर उनका अपनी पार्टी के भीतर है। और आप देखिए, आज इस तरह की खबरें आई कि बीजेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ाएगी, फिर अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं जिनसे लगता है प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा दबाव में है। पार्टी के दबाव में वो इतने ज्यादा हैं कि वो एक प्रधानमंत्री के रूप में अपना दायित्व सही तरीके से निभाने में उन्हें असुविधा हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी 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 बिल्कुल। सुनील जी, आप कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आने वाले समय में कुछ प्रधानमंत्री जी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कुछ बड़ा करने का? देखिए, कुछ बड़ा करने की व्यवस्था है इस सरकार के ऊपर। अगर बड़ा कुछ नहीं होगा तो यह सत्तारूढ़ दल के लिए बहुत अच्छा नहीं जाएगा और देश के नागरिकों के लिए भी अच्छा नहीं। वह तार्किक होना चाहिए और देश के अनुकूल होना चाहिए। अगर कुछ बड़ा करने के प्रयासों में केवल राजनीतिक हित देखे जाएंगे तो भी बड़ा नहीं होगा। एक बात जरूर जो चौंकाने वाली है और बहुत तर्कसंगत नहीं है, वो है प्रधानमंत्री जी का सामने न होना। आप कोई भी घटनाक्रम याद कर लीजिए, यह देश 3 युद्ध लड़ चुका है और किसी युद्ध की शुरुआत करने वाला यह देश नहीं है। भारत कभी भी औपनिवेशिक चरित्र का देश नहीं रहा। दूसरे क्षेत्रों में घुसना, उनके इलाकों पे कब्जा करना, उनके मामलों में हस्तक्षेप करना, यह भारत का कभी चरित्र नहीं रहा। इसीलिए भारत की नैतिक प्रतिष्ठा बहुत जबरदस्त रही है पूरी दुनिया में, तो बड़े आदर से याद करते हैं। थोपा गया, और जब भी युद्ध थोपा गया, जब भी इस तरह के हालात पैदा हुए, देश के प्रधानमंत्री सामने दिखाई पड़े। हर बात पर उन्होंने देश को संबोधित किया, लोगों को विश्वास में लिया, अपने सैनिक बलों के साथ एक बेहतर संवाद कायम किया। सब कुछ प्रधानमंत्री लीड उन्होंने ही किया। इस घटनाक्रम के बाद सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी का न जाना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए चौंकाता। मैं नहीं जानता कि बाकी लोगों पर क्या असर है, लेकिन मेरी तरह सोच रखने वाले तमाम लोग हैं जी कि प्रधानमंत्री जी को वहां जाना चाहिए था। आज सभी लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को देश को संबोधित करना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी कि आखिर क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री जी ने वो भी नहीं किया। उसके बाद उस बिहार की रैली में तुरंत चले जाना, या उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, वो रैली टाली जा सकती थी। यहाँ कोई और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल हो सकता था। अब चुनाव बिहार का बहुत आगे है, कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं थी, बिहार में कोई बड़ी चीज होने जा रही थी कि नहीं, वहाँ प्रधानमंत्री जी कराना जरूरी है। और जो सवाल आज पैदा हो रहे हैं, ये कोई हमारा आपका कोई शोध नहीं है, यह उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का ही भाषण है, जब 26/11 का हमला हुआ था। इसको कोई बहुत रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, उनके भाषण को सुन लीजिए। तमाम तरह के सवाल उन्होंने पूछे थे कि इन आतंकवादियों को गोला बारूद कैसे मिल जाता है, सवाल उन्होंने किया अपने भाषण में। उन्होंने सवाल पैदा किया था कि ये आतंकवादी घुस कैसे जाते हैं, हम क्यों नहीं उनको रोक पाते। उन्होंने सवाल पैदा किया था कि डोजियर की लेन देन हो रही है, उसकी क्या आवश्यकता है। या मतलब इसको ऐसा नहीं है कि आपको किसी न्यूटन और आर्किमिडीज को खोजना है। आज के प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन लीजिए, उन्होंने सही सवाल पैदा किए थे। तो जब आप कोई इस तरह का कोई राजनीतिक व्यक्ति, किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर ये सवाल पैदा करता है, तो ये सिखाता है हमको, आपको, देश के आम नागरिकों को बताता है कि ये सवाल पूछे जाने चाहिए ऐसी घटनाओं के ऊपर। आज लोग उस तरह के सवाल पूछ रहे हैं और इन सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के ऊपर है। निश्चित रूप से रक्षा मंत्री जी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं और एक अच्छी राजनीतिक विश्वसनीयता भी रखते हैं। वो उनके इस राजनीतिक कद से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वह प्रधानमंत्री के कैबिनेट के सहयोगी है।
प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जी आज जरूरत, आज जब संकट की स्थिति होती है, ये देश में एक तरह का सुरक्षा का माहौल हो, तो लोग प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के मैंने मुखारबिंद से जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। किसी आकलन करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने जो भाषण दिया कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और धरती के अंत तक हमको खोज निकालेंगे, एक अच्छा भाषण है वो। लेकिन अगर वो भाषण, अगर ये वक्तव्य दिया गया होता सर्वदलीय बैठक के बाद, तो मुझे लगता है कि उसका ज्यादा असर पड़ता। लोग ये मानते कि नहीं, एक ऐसा संकल्प सरकार का है जो जिस संकल्प के साथ वो जनता को विश्वास देना चाहती है, उसको एक राजनीतिक भाषण के रूप में कोई उसकी व्याख्या नहीं कर पाता। लेकिन एक रैली में दिए गए भाषण का वो असर कभी नहीं हुआ। और किसी भी देश के किसी भी राजनेता ने, हमारे देश के भी किसी राजनेता ने देश को कोई संदेश देने के लिए राजनीतिक कार्यक्रमों का सहारा नहीं लिया। हालांकि जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मौजूद हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद हो, तो हम राजनीतिक उसको नहीं कर सकते, और सरकारी कार्यक्रम था। लेकिन एक तरह उसमें राजनीति का पुट था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो आज इस बात की भी आवश्यकता है कि हमारे नेता हमको दिखाई पड़े। विपक्ष के नेता का पहलगांव जाना एक बहुत अच्छा संदेश गया लोगों में। ये कहा कि विपक्ष के नेता ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लोगों के बीच जा करके उनके दुख सुख बांटने की कोशिश की, उनको आश्वस्त करने की कोशिश की, उनसे संवाद कायम करने की कोशिश किया, उनकी संवेदनाओं के साथ अपनी संवेदनाओं को साझा किया। तो दिग्गज जनप्रतिनिधि है, विपक्ष के नेता है। इस तरह के अगर यह काम देश के प्रधानमंत्री करें, उसका बहुत शानदार असर होगा। जो बातें आज रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, वो बातें प्रधानमंत्री जी कहें, उसकी उन दोनों के वक्तव्य में कोई तुलना ही नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री की बात का असर कितना होता है। उसका सबसे असरकारी वक्तव्य उनका होगा। तो कार्रवाई का होना, बड़ी कार्रवाई का होना, मुझे लगता है कि सरकार एक जरूरत भी है, लेकिन वो कार्रवाई तर्कसंगत होगी। मुझे लगता है कि वो जनता को का समर्थन भी उसको मिलेगा। आज जिस तरह से देश ने एकजुटता दिखाई है और किसी भी तरह के भावनाओं के जोर में बढ़ने के लोग तैयार नहीं हुए, तर्कसंगत तरीके से पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। जिस तरीके की प्रतिक्रिया जम्मू कश्मीर में हुई, जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने दिया, ये बहुत ही मैच्योर समाज का लक्ष्य है। बड़े मुद्दों में एक ऐसे मुद्दों में लोगों को उलझाने की कोशिश की गई जिसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लोग उन मुद्दों में उलझने के लिए तैयार नहीं हुए। लोगों ने तार्किक तरीके से सोचा और अपनी बातें कही। तो यह मुझे लगता है कि यह समझदारी पूरे देश में मौजूद है, और यह समझदारी ही इस बात के लिए पर्याप्त है कि सरकार एक ऐसा कदम उठाए जिससे लोगों में सुरक्षा के भाव पैदा हों और जिम्मेदारी को महसूस करने का भी एक संकेत जाए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा प्रशांत जी ये बताइए कि प्रधानमंत्री का सर्वदलीय बैठक में नहीं जाना, थोड़ा खुद को, वो साफ दिखाई देता है कि खुद को उन्होंने थोड़ा पीछे किया। जहां बयान देना था वहां उन्होंने बयान दिया, और वो भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो सियासी बयान है, चुनावी बयान है। लेकिन दूसरी तरफ राजनाथ सिंह को आगे आना, रक्षा मंत्री हैं, आएंगे आगे, लेकिन जिस कदर वो आगे आए हैं, सीडीएस से मुलाकात, बीएसएफ के चीफ से मुलाकात, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, उसको किस रूप में देखा जाए? देखिए राजीव जी, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री सेनापति होता है देश का, और बाकी जनरल्स इसको रिपोर्ट करते हैं। इस ऐसे वक्त सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। देश को कैसे भरोसे में लिया जाए, कैसे आश्वस्त किया जाए कि उनकी सरकार उनकी जान माल की रक्षा करने को तैयार है और सक्षम है। तो ऑप्टिक्स होते हैं कि आपके जनरल्स दिखाई दें टीवी की स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री दिखाई दें, मीटिंग्स होती हुई दिखाई दें, विदेश मंत्री विदेश दौरे पर हो, तो वो इससे बात कर रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं। आपको पूरी दुनिया को एक लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आप छोटी कार्रवाई करें या बड़ी कार्रवाई करें, आपको विश्व जनमत अपने पक्ष में करना है। ट्रंप ने जो बात की वो गोलमोल बात है, चीन का रुख आपको अभी साफ नहीं है, तो आपको इन दो पावर्स को भी अपने पक्ष में रखना है।
तो प्रधानमंत्री जो है वो इस तरीके से दिखाई नहीं दे रहे करते हुए। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि ये कैसे इतना बैक ट्रैक हो गए। ये अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। आपने वो भी नहीं किया, क्या कहते हैं, राष्ट्र के नाम संदेश भी नहीं दिया। राजनाथ सिंह जरूर दिखाई दे रहे हैं, और राजनाथ सिंह अगर दिखाई दे रहे हैं तो एक कहावत नहीं है कि जो दिखता है वो बिकता है जी। तो राजनाथ सिंह दिखने लगे हैं। राजनाथ सिंह दिखने लगे हैं। इसको मैं अभी कोई इस पे स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये एक संकेत जरूर दे रहा है कि कहीं कोई जो है सत्ता के समीकरण में कुछ हो रहा है। दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए, कुछ ना कुछ तो जो सत्ता के में हो रहा है वो सामने आ नहीं रहा है अभी। वो आना चाहिए। भले ही आप, कोई देश की जनता नहीं आपसे तवक्को कर रही है कि आप बताएं कि रणनीतिक तौर पे आप क्या करने जा रहे हैं, लेकिन उनको, देश की जनता को कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस बीच फारूक अब्दुल्ला जी, फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को लेकर बयान दिया है, और जो पिछला घटनाक्रम है 22 तारीख को, उस घटनाक्रम पर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बात रखी है। जरा आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो, और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। जबरदस्त अफसोस है हमें कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। अगर वो ये समझता है, इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे। उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने 2 नेशन थ्योरी तब पानी में फेंक दी थी, और हम 2 नेशन थ्योरी को आज भी मानने के लिए तैयार नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, हम सब एक है। पैदा करने वाला वो है। जिस नाम से आप चाहते हैं उसका नाम ले लीजिए। से जो ये समझते हैं कि हमें वो इससे कमज़ोर कर देंगे, हम इससे कमज़ोर नहीं, हम इससे मजबूत हो रहे हैं, और उनको अच्छा जवाब देंगे। सर, अभी भी लोग कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, कुछ नेता क्या होनी चाहिए? बातचीत होनी चाहिए, पीस टॉक होनी चाहिए, पाकिस्तान में डायलॉग्स होने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। सुनिए, मैं आपसे कहता हूँ, मैं हर वक्त डायलॉग का फेवर करता था। मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो, मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे, और उनके घर वालों क्या कहेंगे कि हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? आज भारत चाहता है, वो नहीं, बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो कि इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। सर, जिस तरह कश्मीरी लोगों ने जो हेल्प किया, सर, उसको किस तरह देखते हैं? सबको बचाया। हम लोगों में हर वक्त भाईचारे को पकड़ा है, और आज भी उसका एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है। तो आप सुन रहे थे यहाँ फारूक अब्दुल्ला को। उमर अब्दुल्ला के पिताजी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, और जो बात यहाँ कह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरा एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे जल्दी से, प्रशांत जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात फारूक अब्दुल्ला ने कही है। उसका सीधा 2 मतलब है कि एक, पाकिस्तान को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाओ, कबूल करवाओ कि वो क्या ABCD 4 चीजें कर रहा है कि टेरर नेटवर्क को अपने यहाँ डिसमेंटल करने के लिए। और दूसरी बात कि आज आपके पास पुलवामा हो गया तो कल आपने बालाकोट कर दिया। ये पट्टियां बांधने का समय नहीं है। अब पानी जिसको कहा जाए कि सर के ऊपर आ गया, जो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अब एक बड़ा इनिशिएटिव होना चाहिए, लेकिन बड़े इनिशिएटिव के लिए शर्त वही है कि विश्व जनमत भी आपके पक्ष में हो। बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, एक छोटा कमेंट इस पे। अमलेंदु जी की आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए अमलेंदु जी, अनम्यूट कीजिए जी। जो सन 47 में नहीं गए, अब क्या जाएंगे? ये जी हाँ जी, हो गया। मैं जी, तो यही मैं कह रहा हूँ कि फारूक अब्दुल्ला ने आज बहुत मार्के की बात कही है, और एक तरीके से कहा जाए पाकिस्तान को बहुत सख्त संदेश कश्मीर की धरती से आया है राजीव जी।
और मुझे लगता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान को आधार बनाकर हमारी भारत की सरकार जो है उसको आगे बढ़ना चाहिए और पाकिस्तान को चारों तरफ से कूटनीतिक तरीके से इसको घेरा जाना चाहिए और जो पश्चिमी देश हैं उनके ऊपर साफ तौर पर दबाव बनाया जाना चाहिए कि आप लोग इसको हथियार और बारूद और पैसा देना बंद कीजिए और चीन पे भी ये दबाव बनाया जाए कि आप इसको जो पैसा देते हैं पाकिस्तान को, ये हमारे यहाँ हमारे निर्दोष नागरिकों की जान लेता है। इस पर सरकार को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि राजीव जी आज की जो परिस्थितियां हैं पूरी दुनिया में, उसमें युद्ध कोई मसले का हल नहीं हो सकता, लेकिन कूटनीतिक रणनीतियां जो है वही कामयाब होती हैं। आप देखिए, हमने तो सिर्फ कहा कि हम पानी रोक देंगे, पाकिस्तान ने अपनी कूटनीति शुरू कर दी, उसने लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया और हमारे यहाँ भी जो उस पर आगे नहीं बढ़ा गया है। अभी हमारे रक्षा मंत्री जो है उनको 6 दिन में समय मिल पाता है प्रधानमंत्री से मिलने का, तो ये बड़ी गंभीर चीज है। रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात हो जानी चाहिए थी आते ही तुरंत। आज 40 मिनट बात हुई है, तो ये जो 6 दिन के बाद बात हुई है ये पहले होनी चाहिए थी और इस पर आगे बढ़ना है तो इस पर सरकार को आगे बढ़ना होगा, कूटनीतिक रणनीतियां ही अपनानी पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत कुछ है जम्मू कश्मीर से और खासकर कश्मीर से, क्योंकि यहाँ पहलगाम की घटना के बाद बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सियासी तौर पे बदलते हुए की बात कर रहा हूँ और आम जनजीवन जो है वो नॉर्मल की तरफ बढ़ते हुए भी हम देख रहे हैं और इसमें टूरिस्टों का आना जाना और बाकी कामकाज जो है वो धीरे धीरे पटरी पर आते हुए दिखाई देता है। हम लगातार कश्मीर से आपको वो तमाम खबरें पहुंचाएंगे जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि कश्मीर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का मस्तक ऊंचा रखता है, इसलिए भी जरूरी है। तो कश्मीर से और भी बहुत कुछ हम लेकर आएंगे। आज इस चर्चा को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हमारे साथी सुनील शुक्ला जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, अमरिंदर उपाध्याय जी और इधर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथी लगातार इस यात्रा में हमारे साथ प्रशांत टंडन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे साथ जुड़े हुए रहे और जिन्होंने कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट किया। अभी कमेंट आपका पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग सब इतना प्रेम इतना सद्भाव से जुड़ते हैं और अपनी बात रखते